तपाना होगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीज से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर आज तक किसी ने नहीं लगाया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, कि एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने मान लिया जैसे कि एक बिंदु आवेश जो है वो Q है, इससे अपन को निकालना है बिंदु P पर विभव निकालना है। इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है हमें। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। अब इस चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट हैंड साइड पर। ठीक है, अब देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए माना Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, इस बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले देख लिया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश Q के कारण। तो देखो E वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास में आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये आपकी वेक्टर फॉर्मेट है। फाइन, अब देखो उसके बाद में विभव की परिभाषा के अनुसार, विभव की परिभाषा जो अपन ने कल देखी थी, परिभाषा के अनुसार V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन दो फार्मूले की हेल्प से, ये वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले की हेल्प से ही अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो सिंपली अपन E की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr वेक्टर। फाइन, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर जो होता है उसका जो परिमाण, आर कैप का परिमाण कितना होता है, डॉट वेक्टर जब आप निकालोगे तो आर कैप का परिमाण जो होगा इनटू
डी आर वेक्टर का परिमाण। तो देखो आर कैप का परिमाण 1 होता है इंटू डी आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में डी आर। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनफाइनाइट टू आर इंटू डी आर। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू माइनस, देखो के क्यू को अपन बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या अपने पास में इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, माइनस के क्यू। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल होता, 1 अपॉन आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर लेके जैसे इसको जाऊँगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आर की पावर -2 स्मॉल आर टू, सॉरी इनफाइनाइट टू स्मॉल आर इंटू डी आर। हमको पता है एक्स की पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फाइन, तो v इज़ इक्वल टू माइनस के क्यू आर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 लिमिट इनफाइनाइट टू आर। v इज़ इक्वल टू माइनस के क्यू आर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू आर। ये माइनस और ये माइनस क्यों जाएगा, आई थिंक दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा के क्यू आर -1 इनफाइनाइट टू आर। अब देखो इसको अपन ये से भी लिख सकते हैं के क्यू आर की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो v इज़ इक्वल टू अपने पास में आ रहा है के क्यू, लिमिट पुट करते हैं तो r की जगह पर आपको r पुट करना है 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगी वैल्यू के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 0। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू आपके पास में क्या आ रहा है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये है बिंदु आवेशकारण विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव। अब इसका अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं v और स्मॉल r के बीच में। तो यहाँ से देखो v प्रोपोर्शनल टू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 अपॉन आर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ठीक है, तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड टॉपिक जो अपना है आज का, सेकंड टॉपिक जो है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि मतलब डाइपोल के कारण, बेसिकली डाइपोल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का Q इंटू 2a होता है। P वेक्टर इजकल टू Q इंटू 2a वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अपन को सिंपली क्या करना है, वो ज्ञात करना जिस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया था उसी तरीके से अपन पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका सबसे पहले आप डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के लिए अपन देखो क्या करते हैं, दो एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिया। दो एक्सिस अपन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स एक्सिस और यहाँ पर है आपके पास में वाई एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस अपन ने ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर अपन दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, -q और +q। ये क्या हो गए, आपके डाइपोल हो गए। ठीक है, अब सिंपली आप ये देख सकते हो यहाँ पर
यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, 2a है। 2a अपन ने यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस मान ली, ठीक है। ये जो डिस्टेंस जो है, ठीक है, 2a है। अब देखो ये डिस्टेंस यदि 2a है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान ली, ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, a, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपके स्मॉल a। फाइन। अब देखो आपका जो डाइपोल जो है, कोई पॉइंट है, वो आपका पॉइंट P यहाँ पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, ठीक है। अब अपन रचना करते हैं बस, और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। रचना के लिए अपन ने क्या मान लिया, इस पॉइंट सेंटर से, ये डाइपोल है आपका -q + q, इसके पॉइंट इस सेंटर O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर अपन यहाँ देखते हैं कि एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये वाली लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको एक ड्रॉ करनी है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, एक नेगेटिव चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, 2 चार्ज अपन ने ले लिए, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद में अपन ने एक पॉइंट P लिया, जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, स्मॉल r दूरी है, ठीक है। ये अगर 2a है तो ये a हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चार्ज जो q है, चार्ज q जो है, इसकी बिंदु P से जो दूरी होगी, इस बिंदु P से जो दूरी है वो अपन ने कितनी मान ली, स्मॉल r2 मान ली। इस चार्ज q की बिंदु P से दूरी कितनी है, स्मॉल r2 है, ठीक है। और इस वाले चार्ज की, अब देखो यहाँ से अपन इस पर थोड़ा सा इसको ड्रॉ करेंगे, तो इसमें आप परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली लाइन के आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप +q से तो डिस्टेंस कितनी है, r2 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस जो है, इसको अपन ने क्या मान लिया, r1 डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास में n है, फाइन। अब देखा इतना अपन ने कर लिया, अपन ने क्या लिया, पॉइंट लिया, +q की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कवर करा, वो कितनी है, r2। इस लाइन को अपन ने आगे बढ़ाया। उसके बाद में अपन ने क्या करा, यहाँ से ये दूरी कितनी है, r1 है। इस लाइन को अपन ने क्या करा, परपेंडिकुलर लंब डाल दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो सिंपली हम देखते हैं, इसको पॉइंट A दे दो, ये पॉइंट आपका B हो गया, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि चार्ज से हमें परपेंडिकुलर ये लाइन है, इससे ये एक लाइन अपन ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइन अपन ये ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो एंगल के देख लो आप, एंगल जो होंगे सम्मुख कोण होंगे आपके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो क्या होंगे, एक तरीके से सम्मुख कोण होंगे। डायग्राम पर आपको कंसंट्रेट करना है क्लियरली। सबसे पहले एक डाइपोल ले लेना है, उसकी डिस्टेंस 2a है, फिर हाफ कर देना a और a, यहाँ से पॉइंट थीटा एंगल पे मान लो कोई पॉइंट P है, डिस्टेंस r है, प्लस चार्ज q की r2 डिस्टेंस पर है। इस लाइन को मैंने आगे की ओर ड्रॉ करा, ठीक है। इस लाइन को मैंने आगे की ओर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट N हो गया, ये पॉइंट आपके पास में M हो गया, ठीक है। अब अपन को कैलकुलेशंस करनी है थोड़ी सी। अब देखो ध्यान से, इसकी थ्योरेटिकल पूरे जो स्ट्रक्चर जो है उसको अपन समझ लेते हैं। तो अब देखो VA जो है -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा तुम्हारा, VA मान लिया, A पॉइंट पर स्थित है इस वजह से A मान लिया। VA = K - q/r
R1, इसको ऐसा अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस के क्यू अपॉन R1। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, कौन से आवेश के कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R2। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो परिणामी बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, देखो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा तुम्हारा, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, वी ए कितना है, माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। अब देखो ध्यान से, इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं। मतलब कि अपन को क्या लिखना है, के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1। तो यहाँ से आप क्या करोगे, के क्यू कॉमन ले लोगे, तो क्या आएगा आपके पास में 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, अब V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, अब ये आपके पास में जनरल इक्वेशन आ गए। अब अपन को क्या करना है, R1 और R2 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। R1 का मान ज्ञात करना है और अपन को क्या ज्ञात करना है, R2 का मान ज्ञात करना है। R1 व R2 के मान ज्ञात करने के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार यदि बिंदु O से रेखा AP व BP, देखो AP जो है आपका ये हो गया, A से PA हो गया आपका और B से PA हो गया। तो AP और BP पर अपन क्या कर रहे हैं, लंब खींच रहे हैं। AP व BP पर क्रमशः ON व OM अभिलंब अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। अब देखो, तो ये कैलकुलेशन अपन को करनी है। तो इसके लिए देखो सिंपली अपन ने क्या करा, अब डायग्राम को तो आपको माइंड में रखना ही है। इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम पे कंसंट्रेट करना है आपको फ़िलहाल तो। अब देखो यहाँ से अपन को क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ करना है, लगभग मेथड का यूज़ करना है। तो देखो, यदि ए का मान बहुत ही कम हो, यदि ए का मान बहुत ही कम होगा, ए इज़ लेस देन आर की स्थिति में, मतलब कि क्या है, आर का मान ज़्यादा है। तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, ये OP और PM को अपन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ON के। यदि आर का मान ज़्यादा है, ज़्यादा का मीन्स क्या है, ये ए जो है ये कम है, धीरे धीरे पास आते जा रहा है और ये इसके पास आता जा रहा है। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो हम ये लिख सकते हैं, PM, ये वाला PM बराबर PO बराबर PN बराबर कितना है, स्मॉल r। ये अपन ने अप्रोक्स मान लिया। ठीक है, अब देखो
चित्र से R1 बराबर क्या है आपके पास में AP, और AP को आप क्या लिख सकते हो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AN प्लस NP, AN प्लस NP, दो पार्ट्स में आपको उन्हें डिवाइड कर दिया है, AN प्लस NP। इसको समीकरण अपन ने 4 डाल दिया है, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद में, अब देखो NP बराबर कितना है आपका, NP की वैल्यू तो है वो किसके बराबर है आपके पास में, स्मॉल r के बराबर। ये देखो NP जो है, NP और OP, ये देखो NP और OP बराबर किसके, स्मॉल r के, ठीक है। अब देखो उसके बाद में हमें देखना है त्रिभुज AON से, AON से ये त्रिभुज ले लिया अपन ने AON। देखो आपके पास में NP की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, AN की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से AN कोस थीटा लिखोगे, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली मैं आपको बताऊँ तो क्या है, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आधार, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने को जाइए, कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक है। ये वाली कर्ण, ये वाली लंब, तो ये क्या हो जाएगी, AN आपकी आधार हो जाएगी, AN अपॉन कर्ण कितनी है आपकी, OA। तो देखो अपन को पता है OA बराबर किसके है, OA, क्योंकि OA बराबर किसके है, स्मॉल a के। तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन स्मॉल a। तो AN की वैल्यू किसके बराबर आ गई, A कोस थीटा के। समीकरण NP बराबर 5 कर दो, और ये समीकरण 6, ये हमने कर लिया, समीकरण 6 निकाल लिया अपन ने, AN की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि NP की तो आपको पता ही थी, NP की वैल्यू कितनी है, NP की वैल्यू कितनी है आपके पास में, R1 है, NP की वैल्यू जो है, ठीक है। NP की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये जो NP है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है, अप्रोक्सीमेट अपन ने माना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में हम ट्राइंगल जो लेते हैं, सेकंड ट्राइंगल अपन लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये लेने के बाद में हम ये लिख सकते हैं, देखो समीकरण समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 3 में आप रखो, तो 5 और 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो ध्यान से, R1 बराबर AN कितना है आपका, A कोस थीटा, और NP कितना है आपके पास में R। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 इज इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। तो ये अपन ने R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये इक्वेशन क्या हो गई आपके पास में, इक्वेशन 7 हो गई, ठीक है। अब देखो उसके बाद में यहाँ से देखो इस डायग्राम में, देखो आप ये देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर हम इस डायग्राम में देखो आप MP बराबर, ये जो MP है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, MB प्लस BP। MP को क्या लिख सकता हूँ, MB प्लस BP। तो देखो अपने पास में BP बराबर तो कितना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो BP बराबर कितना है अपने पास में, तो BP बराबर है अपने पास में स्मॉल r है, BP बराबर, ठीक है। BP बराबर अपने पास में स्मॉल r है, ठीक है। अब देखो AN और MB, AN की वैल्यू BP बराबर मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो BP की जो वैल्यू है, BP की वैल्यू जो है वो कितनी है, R2, सॉरी BP की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में, R2 है।
तो सिंपली आप ये लिख सकते हो, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ बी पी बराबर एम पी माइनस एम बी। बी पी बराबर मैंने लिख दिया एम पी माइनस एम बी। देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा, ये जो पूरा एम पी है दो पार्ट्स में जोड़ कर सकते हैं इसका, एम बी प्लस बी पी। उसके बाद में देखो बी पी की वैल्यू जो है वो तो कितनी है, आर टू है आपके पास में, तो आर टू इज इक्वल टू मेरे पास में क्या जाएगा, एम पी माइनस एम बी। ठीक है, अब देखो एम पी की वैल्यू कितनी है, एम पी की जो वैल्यू है अपन ने पहले ही यहाँ पर कर रखा है, एम पी की जो वैल्यू होगी हमने ये जस्ट अभी बताया, ये एम पी की जो वैल्यू होगी, एम पी या पी एम की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है। तो एम पी बराबर आपके पास में क्या है, स्मॉल आर है। ये जो एम पी है ये किसके बराबर है, स्मॉल आर के, और ये ओ पी जो है वो किसके बराबर है, ओ एन के। मतलब ये तीनों पोर्शन जो है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों आर के बराबर है। अब अपन को क्या निकालना है, यहाँ से एम पी की वैल्यू पता है अपन को, समीकरण 7 हो गए था आई थिंक दैट, हाँ समीकरण इसको 8 रख दो, ठीक है, सॉरी समीकरण 8 ये रख दो आप, समीकरण 9 इसको रख दो, ठीक है। ये आपके पास में R2 की वैल्यू होगी। अब उसके बाद में देखते हैं अपन एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एम बी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में क्या आएगा, ठीक है, एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर आप वही एंगल वापस से ये लगा सकते हो, ये वाला ट्राइंगल आप ले सकते हो, ओ एम बी, ओ एम बी आपने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओ एम बी आपने ट्राइंगल ले लिया, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जाहिर सी बात है कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एंगल थीटा है यदि, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसको हटा दो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। एक तरीके से देखी जाए तो अपन इसको एकांतर कोण भी बोल सकते हैं। तो देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस त्रिभुज में देखो आप कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा करण। तो कोण के सामने की भुजा ये तो लंब हो जाएगी, ठीक है, 90 डिग्री के सामने भुजा करण हो जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास में, एम बी अपॉन, और 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये 90 डिग्री है आपका, इसके सामने की भुजा क्या है, करण है, और वो कितना है, ओ बी है। तो आपको पता है ओ बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है। ये ओ बी जो है वो किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है। तो यहाँ से लिख देते हैं अपन कोस थीटा इज इक्वल टू एम बी अपॉन ए। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो एम बी इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ठीक है, एम बी इज इक्वल टू ए कोस थीटा। अब देखो ये आपके पास में आ गया इक्वेशन 10, समीकरण 9 व 10 के मान समीकरण 8 में रखने पर, 9 व 10 के मान हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 8 में हम रख रहे हैं। तो देखो R2 इज इक्वल टू आर माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। ये आपके पास में आके आ गई इक्वेशन 11 आ गई, ठीक है, आपके पास में इक्वेशन 11 आ गई। तो देखो इक्वेशन 11 जब आपके पास में आ गई है तो आपके पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो R1 की वैल्यू आ गई ए प्लस कोस थीटा, और R2 की वैल्यू आ गई। R1 की वैल्यू क्या आई आपके पास में, आर प्लस ए कोस थीटा, ये पास आपके पास में R1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो R1 और R2 के मान आपको कहाँ पर रखने हैं, R1 और R2 का मान आपको इक्वेशन 2, 3, इस इक्वेशन के अंदर आपको R1 R2 के मान रखने हैं, किसमें V बराबर के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 के अंदर, ठीक है। इस इक्वेशन में अपन रखते हैं मान। तो देखो ध्यान से, समीकरण 7 व 11 का मान समीकरण
3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में आप मान रखो तो v इज़ इक्वल टू आपके पास में क्या जाएगा, के क्यू। ठीक है, ये क्या है, R1 माइनस R2 है, तो क्या हो जाएगा, R प्लस ए कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है, अपॉन R1 R2 है, तो अपॉन में आप क्या कर लो, R1 और R2 कर लो। R1 R2 क्या है, ये है आपके पास में, तो R प्लस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा, क्लियर है। तो V को वापस से सोल्व करो, के क्यू R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा अपॉन, अब देखो ये आपके पास में बन रहा है जैसे कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर सेम चीज़ यही बन रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा आपके पास में, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू के क्यू, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में v की वैल्यू आई है। लेकिन अपन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना है। ठीक है, तो उस मॉडिफिकेशंस के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, अपने पास में ये वैल्यू तो आई गई है। ठीक है, v की जो वैल्यू आई है अपने पास में वो क्या आई है वो देखते हैं अपन। v इज़ इक्वल टू अपने पास में आया है, v इज़ इक्वल टू के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये v की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब v की वैल्यू आ गई आपके पास में, तो अब देखो जनरली यदि मान लो a का मान, a का जो मान है, a का मान बहुत कम हो, दैट मीन्स a इज़ लेस देन स्मॉल r होने पर, तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मान लेंगे, नगण्य मानने, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे अपन। तो v इज़ इक्वल टू क्या जाएगा, के क्यू, अब देखो 2a कोस थीटा, ठीक है, v इज़ इक्वल टू क्या है, के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन क्या जाएगा आपके पास में, आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, v इज़ इक्वल टू के क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता है p इज़ इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a, ये क्या है आपका p द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। तो v इज़ इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, v इज़ इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको अपन एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं। ठीक है, देखो p कोस थीटा आ गया, तो इसको अपन जनरली इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, के p वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि क्या आर कैप क्या होता है कि एकांक सदिश है। ठीक है, तो एकांक सदिश की फॉर्मेट पर लिखने पर देखो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे p वेक्टर क्रॉस आर कैप को यदि आप तोड़ोगे तो आपके पास में क्या आएगा, p इंटू 1 इंटू कोस थीटा। तो मतलब कहने का मीन्स क्या है, p कोस थीटा को आप किसके बराबर लिख सकते हो, आर कैप। देखो p वेक्टर क्रॉस आर कैप, p वेक्टर क्रॉस आर कैप बराबर क्या होता है, p इंटू 1 इंटू कोस थीटा।
तो पी कोस थीटा, तो पी कोस थीटा किसके बराबर है, पी वेक्टर क्रॉस आर वे कैप के बराबर। तो अपन ने पी कोस थीटा किसके बराबर लिख दिया, पी वेक्टर क्रॉस आर कैप के बराबर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू के। अब देखो पी वेक्टर, अब देखो आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर होता है। तो यहाँ से मैंने आर कैप की जगह आर स्क्वायर तो नीचे था ही, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से V की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के पी वेक्टर, ठीक है, डॉट आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपन ने सिंपली इसको क्या करा, यहाँ पर सिंपल मेथड अपन ने यूज़ करा, पी कोस थीटा की जगह लिख दिया पी वेक्टर क्रॉस आर कैप लिख दिया, आर कैप की जगह आपके पास ये होता है, तो इसको अपन किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर जब आप करोगे अपॉन आर क्यू, आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास में एक जनरल इक्वेशन आती है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्मेट में यदि आपसे पूछ ले वो, तो आपको क्या करना है, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यहाँ याद रखना है, यहाँ आर क्यूब होगा ना कि आर होगा। आर कैप की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन आर, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, और पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को मैंने किस तरीके से लिख दिया, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, तो देखो अगर किसी को इसमें डाउट हो तो इसको मैं सिंपली तुम्हें करके बता सकता हूँ। देखो वापस से यही इक्वेशन आ जाएगी, के पी आर, इसको खोलोगे पी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब है ना, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो वो इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट तो क्या बनेगा, केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट जो है, यदि बिंदु P द्विध्रुव की निरक्ष पर हो या एक्स अक्ष पर हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डायग्राम में आप सिंपली डायग्राम में यहाँ पर देखो, यदि मान लो बिंदु P जो है एक्स एक्सिस पे हो, मतलब ये आपका डाइपोल है और इसकी निरक्ष कहलाएगी, ये तो इसकी अक्ष कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी, इसकी निरक्ष कहलाएगी। तो देखो अगर ये बिंदु P यहाँ पर आ जाता है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। निरक्ष पर हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 90 डिग्री हो गई। ये थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास में, थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। तो कोस थीटा कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, 0। तो अपने पास जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब निरक्ष पर v का मान कितना होता है, 0 होता है। कहाँ पर, निरक्ष पर। केस सेकेंड अपन लेते हैं, केस सेकेंड यदि लेते हैं, यदि बिंदु P अक्ष पर स्थित हो, बिंदु P अक्ष पर स्थित हो, मतलब कि बिंदु P हो जो हो वो आपका अक्ष पर स्थित हो। दैट मीन्स मतलब बिंदु P अक्षीय होती है द्विध्रुव की, इस पर स्थित होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आओगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। तो यहाँ से कि बिंदु P अक्ष पर स्थित हो तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। तो v और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो v इज इक्वल टू के पी कोस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है